हेलो दोस्तों। केवीएस प्राइमरी टीचर की एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गई है। इसलिए आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे ना उतने ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। और उतने ही आपके एग्ज़ाम में नंबर बढ़ने के चांस ज़्यादा होंगे, क्योंकि आप जितने कितनी भी थ्योरी पढ़ लें, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए, लेकिन आपका मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएँ। तो इसलिए हमने आज से नई सीरीज शुरू की है, जो कि स्पेशल केवीएस पीआरटी और टीजीटी के लिए, जिसमें आप बाल मनोविज्ञान और हिंदी के क्वेश्चन होंगे इस सीरीज में। और ये सब्जेक्ट है ना, देखो, हिंदी और मनोविज्ञान आपके 60 नंबर का तो बाल मनोविज्ञान जो आपका केवीएस पीआरटी है, और 20 नंबर की है हिंदी। तो ये 80 नंबर ये जो सब्जेक्ट हैं दोनों ये कवर करते हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हम पहला मॉक टेस्ट। और ये मॉक टेस्ट हम प्रतिदिन करेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, ठीक है। इसलिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए आज शुरू करते हैं आज का पहला मॉक टेस्ट, जिसमें आपके सब्जेक्ट हिंदी और बाल मनोविज्ञान होगा, ठीक है। और ये जितने भी प्रश्न होंगे ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे सारे, जो पहले आए हुए, जैसे केवीएस में, रीट में, एच टेट में, यूपी टेट में, वहाँ से लिए गए सारे प्रश्न, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज के मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न। सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करना पड़े। भाई प्रश्न क्या कह रहा है, सामान्य परिपक्वता है, उससे पहले हम किसी बच्चे को प्रशिक्षित करते हैं तो क्या होगा। ऑप्शन ए सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। ऑप्शन बी है दीर्घकालिक दृष्टिकोण से लाभकारी होता है। ऑप्शन सी है सभी दृष्टिकोण से हानिकारक होता है। या डी प्रशिक्षण हेतु उपयोग में ली गई विधि पर निर्भर करते हुए लाभकारी या हानिकारक होता है। तो देखो, सामान्य परिपक्वता से पहले हम किसी चीज़ को मान लें प्रशिक्षित कर रहे हैं, तो वो उस विधि के ऊपर डिपेंड होगी जो हम उसमें उपयोग में ला रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रशिक्षण हेतु उपयोग में ली गई विधि पर निर्भर करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। बाल्यकाल होता है, तो बाल्यकाल कौन से साल तक होता है। देखो, ऑप्शन ए जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक। ऑप्शन बी 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक। या सी 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक। या डी 2 वर्ष से 10 या 12 वर्ष की आयु तक। देखो, सामान्यतः में ना 0 से 5 तो लेते हैं शैशवावस्था को, 6 से 12 लेते हैं बाल्यावस्था को, और 12 से 18 लेते हैं हम किशोरावस्था को, ठीक है। तो आपका 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक जो आयु है वो है बाल्यावस्था की, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल क्यों खेलने चाहिए। मान लो हम अलग से एक पीरियड आता है ना विद्यार्थियों का खेल के लिए, तो वो खेल क्यों ज़रूरी है विद्यालय में बच्चों के लिए। ऑप्शन ए यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। ऑप्शन बी यह शिक्षकों का कार्य आसान करेगा। या सी यह समय बिताने में सहायक होगा। या डी यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखो यह सहयोग और शारीरिक संतुलन विकास करेगा, क्योंकि बच्चा जब खेलता है तो और बच्चों के संपर्क में भी आता है ना, तो वहाँ पर सहयोग की भावना बढ़ती है, और उसके जो शारीरिक इंद्रियां हैं ना वो भी उससे विकसित अच्छे से हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए शारीरिक संतुलन भी बच्चे का बन जाता है इससे, खेलों से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। थोड़ा है ना बोलने में दिक्कत हो रही है, तो तबीयत डाउन है, इसलिए आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है। भाई अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है, हमें नहीं पे जाना है, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है भाई।
ऑप्शन ए है आपका इसे उचित वातावरण चाहिए। ये तो सही है, उचित वातावरण तो चाहिए। परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है। अधिगम से तो संबंध होता है, इसका मतलब ये गलत है। ठीक है। सहायक सामग्री अधिगम में मदद करती है, ये तो सही है। अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। शिक्षा बच्चों की सहायता होती है उनके, जो शिक्षा है वो बच्चों की सहायता करती है किसमें? ऑप्शन ए शारीरिक विकास में, बी केवल मानसिक विकास में, या सी सर्वांगीण विकास में, या डी केवल चारित्रिक विकास में। देखो, तो शिक्षा है ना वो शारीरिक विकास में, मानसिक विकास में, या चारित्र विकास में। जो शिक्षा है वो उसके ऑल राउंड डेवलपमेंट में सहायता करती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होगा जब, मान लो एक शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहा है, तो उस समय शिक्षण है वो सबसे अधिक प्रभावी कब होगा? ऑप्शन ए विद्यार्थी विषय में रुचि लेते हैं, या ऑप्शन बी शिक्षक को विषय का गहन ज्ञान हो, या ऑप्शन सी विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए, या ऑप्शन डी एक ही विषय वस्तु को बार बार दोहराया जाए। देखो, विषय में रुचि तो सही है, होनी भी चाहिए, और शिक्षक को विषय का गहन ज्ञान ये भी ठीक है, लेकिन विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप अगर शिक्षा दी जाती है ना, तो वो सबसे अधिक प्रभावी होगा। क्योंकि जो शिक्षण है वो यही तो हमें ऐसे करना है कि हर बच्चे की उसकी जो ज़रूरत है ना वो पूरी हो उससे। अब कक्षा में है ना एक अनुसार बच्चे तो बैठे होते नहीं, कोई प्रतिभाशाली भी होगा, कोई सामान्य बच्चा भी होगा, कोई विशेष बच्चा भी होगा। तो इसलिए हमें है ना सब बच्चों का ध्यान देना है। ठीक है। इसलिए हमें हर एक बच्चे की मानसिक स्तर को जानना भी आवश्यक है। इसलिए हम जो शिक्षण विधि अपना रहे हैं ना वो उनके मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक बाल कक्षा में सीखे गए गणित का उपयोग किसी अन्य विषय के प्रश्न को हल करने में करता है, तो यह है। देखो, एक बच्चा है वो कक्षा में गणित सीखता है, उसी का उपयोग वो दूसरे सब्जेक्ट में कर रहा है, सीखे हुए गणित का उपयोग। तो वह यह क्या होगा? ऑप्शन ए अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। देखो, शून्य तो होगा नहीं क्योंकि स्थानांतरण तो हुआ है, नकारात्मक भी नहीं होगा, परिणात्मक नहीं भी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। यानी कि हम जब सीखी हुई कोई चीज़ है ना उसका दूसरे सब्जेक्ट में विषय में उपयोग करते हैं तो वो अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करेगा? तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो बच्चे का संवेगात्मक विकास है ना, संवेगात्मक विकास, तो सबसे कम प्रभावित करने वाला कारक कौन सा इनमें से? ऑप्शन ए आर्थिक स्थिति, ऑप्शन बी परिवार, सी खेलकूद, या डी स्वास्थ्य। देखो, परिवार भी स्वास्थ्य करता है संवेगात्मक विकास को, खेलकूद भी करेंगे। जो बच्चा खेलता है ना एकांत में रहता है तो उसका संवेगात्मक विकास अच्छे से नहीं हो पाता, इसलिए खेल भी जरूरी है और उसका स्वास्थ्य भी जरूरी है। तो ये तीनों चीज़ें तो अति आवश्यक हैं। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, आर्थिक स्थिति है वो सबसे कम प्रभावित करने वाला कारक है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि अगर बच्चा अगर संवेगात्मक रूप से सही है तो वो एक अमीरी बच्चा हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कोलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है तो वह कहलाती है। देखो, कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था ना,
जिसमें तीन स्तर बताए थे और 6 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा पूर्व परंपरागत स्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो ये जो स्तर है ना, इसमें बच्चा कोई भी नैतिक कार्य करता है ना, वो दंड और भय के उससे करता है। ठीक है, पूर्व परंपरागत स्तर, ये जितने भी सिद्धांत है ना, उसकी हमने सीरीज शुरू की हुई है, वो आप देख सकते हैं। हम कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत कर चुके हैं, तो इसलिए वो वीडियो भी आप अवश्य देखें। इसलिए ये सीरीज चलाने का ये मेन उद्देश्य था कि हर एक एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सीरीज आप अवश्य देखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं थी, उनमें से इनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है वो निकालना है हमें। देखो, इंद्रिय गामक अवस्था ये होती है संवेदी पेशी अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष के बीच में थी। ठीक है, ये तो है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये तो है 2 से 7 वर्ष के बीच में, ये भी है। उत्तर संक्रियात्मक अवस्था ये नहीं है। यहाँ है स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम 7 से 12 वर्ष के बीच में मानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अमूर्त वाली तो है, जो चौथी अवस्था है ना, फॉर्मल स्टेज, वो है। तो आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमने जो कौन सा कथन सही नहीं है ना, उस पर देखना है। विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये तो सही है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। वृद्धि विकास का एक भाग है, ये भी सही है। विकास कार्यक्षमता, जो कार्यकुशलता और व्यवहार करने वाले गुणात्मक परिवर्तनों का प्रकट करता है। विकास हमेशा गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करेगा, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है ना आपका, विकास और वृद्धि ये एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और वृद्धि है ना, रुक जाती है एक समय पे। ठीक है, तो विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि वृद्धि विकास का ही हिस्सा है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी नैतिक आदत नहीं है? भाई बच्चे के लिए इनमें से कौन सी नैतिक आदत नहीं है? सत्य बोलना, ये तो नैतिक आदत है। सहानुभूति दिखाना, ये भी नैतिक आदत है। सही उच्चारण करना, ये नहीं है। ठीक है, जीवों पर दया दिखाना, ये भी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ये नैतिक आदत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? जो शिक्षा मनोविज्ञान है ना, उसकी कौन सा विकल्प इनमें से सीमा है? ऑप्शन ए, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, ऑप्शन बी, कक्षा की समस्याओं का समाधान, या सी, बाल केंद्रित शिक्षा, या डी, व्यक्तिक विभिन्नताओं की समस्या। हाँ, ये सही है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि व्यक्तिक विभिन्नताओं की समस्या ये बाल मनोविज्ञान की एक सीमा है, क्योंकि हर एक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। ठीक है, और हम हर एक बच्चे को अलग अलग, ये भी तो नहीं है ना कक्षा में हर सभी बच्चों को हम एक ही शिक्षण विधि से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, हर एक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, तो उनकी ज़रूरतें, उनका मानसिक क्षमता है वो भी अलग अलग होती है। ठीक है, इसलिए ये शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिगम संबंध में नहीं है? कौन सा विकल्प अधिगम संबंध में नहीं है? तो देखो, अधिगम समायोजन है, ये तो ठीक है, ये तो है। अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है, ये नहीं है। अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जो केस अध्ययन विधि है के संबंध में सही नहीं है। जो केस स्टडी करते हैं हम किसी बच्चे के बारे में, तो उनमें से कौन सी जो बात है वो गलत है? देखो, यह एक वैज्ञानिक विधि है, ये तो बात ठीक है। यह विधि बहुत जटिल होती है, ये गलत है। ये जटिल नहीं है, ठीक है, यह सरल और सस्ती होती है, यहाँ ये ठीक है।
यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करते, ये भी ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह विधि बहुत जटिल होती है, यह बात सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा। अगर आप कक्षा 3 को पढ़ा रहे हैं तो उन कक्षा 3 के बच्चों के लिए कौन सा तरीका इनमें से सही रहेगा। ऑप्शन एक ए है आपका प्रयोगशाला विधि, बी है समूह वार्तालाप, सी व्याख्यान विधि। देखो व्याख्यान विधि तो हो ही नहीं सकती, ठीक है, और डी है आपका सृजनात्मक क्रियाकलाप। हाँ, ये हो जाएगा सृजनात्मक क्रियाकलाप, जो क्रिएटिविटी होती है ना, वो आपकी कक्षा 3 के लिए सबसे बेस्ट होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है। देखो मनोगत्यात्मक, इसमें ना शरीर आपका एक्टिव होगा। तो देखो खेलना तो है, गेंद फेंकना भी है, लिखना भी है, सोचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ये मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें इसका आंसर क्या होगा। देखो ऑप्शन ए घर होगा, खेल का मैदान होगा, ऑडिटोरियम होगा, विद्यालय एवं कक्षा होगा। ठीक है, आप ऑप्शन में अवश्य लिखेंगे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चों का सही होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। बुद्धि लब्धि संबंधी विभिन्नताओं में से कौन सम्मिलित नहीं है। जो आपकी बुद्धि लब्धि विभिन्नताएं होती हैं उनमें से कौन सम्मिलित नहीं है पे ध्यान देना। औसत बुद्धिमान ये तो है, कला में रुचि ये नहीं है भाई आपका, बुद्धिमान भी है मंद बुद्धि भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। ये जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पहले एग्जाम में आए हुए हैं आपके केवीएस हुआ, सीटेट हुआ, रीट हुआ, एचटेट हुआ, जितने भी क्वेश्चन है सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। ऑप्शन ए विद्यालय का वातावरण, ऑप्शन बी परिवार का वातावरण, ऑप्शन सी पास पड़ोस का वातावरण, या डी सांस्कृतिक वातावरण। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए विद्यालय का वातावरण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। प्याजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था जो कि सेंसरी मोटर स्टेज होते हैं ना, 0 से 2 वर्ष, जिसमें बच्चा इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, पांचों इंद्रियां, आँख कान नाक इनसे। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, उपयुक्त प्रकार से जिसके द्वारा सीखता वह है, मतलब किसके द्वारा सीखेगा, सेंसरी मोटर स्टेज में अभी बताया ना मैंने, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए अमूर्त चिंतन द्वारा वो सीखता है आपका फॉर्मल स्टेज में, जो आपकी चौथी अवस्था होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर डी है ना मूर्त चिंतन, ये आपकी होती है तीसरी अवस्था, जिसका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, 7 से 12 वर्ष के बीच में। और भाषा के नए सीखे हुए शब्दों का बोध ये होता है आपका दूसरी अवस्था में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एनसीईआरटी मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है। तो पाठ्य पुस्तकों का निर्माण, विद्यालय संगठन, विषय निर्धारण, या वित्तीय सहायता। जो एनसीईआरटी है वो मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो देखिए, निम्नलिखित में से किस कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ेगा। जो किस कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ेगा वो है आपका थकान, इसका तो पड़ेगा। रोग, किसी बच्चे मान लो बीमार हो जाता है तो सीखने पे प्रभाव पड़ता है ना, थकान का भी पड़ता है, आयु का भी पड़ता है, क्योंकि हम मान लो कोई छोटी आयु का बच्चा है उसको हम बड़ी चीज़ें नहीं समझा पाएंगे।
ठीक है, उसकी आयु स्तर के अनुसार तो समझा पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी लिंग भेद, ये नहीं है आपका, लड़का लड़की एक समान है तो इसके अनुसार वो सीख पाएंगे। ठीक है, तो लिंग भेद आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नावली विधि का दोष नहीं है? दोष नहीं है यानी कि जो उसकी विशेषता है ना वो निकालनी है हमने प्रश्नावली विधि की। 3 दोष दे रखे हैं इनमें ऑप्शन में। तो ऑप्शन ए है, अच्छे प्रश्न बनाना एक कठिन कार्य है। बिल्कुल है, ये तो इसका दोष है, अच्छे प्रश्न बनाना एक कठिन कार्य है। ऑप्शन बी, इस विधि से अनेक व्यक्तियों के विचार जाने जा सकते हैं। या ऑप्शन सी, हो सकता है कि सम्मिलित प्रश्न सुनियोजित न हो, ये भी इसका दोष है। या ऑप्शन डी, हो सकता है कि लोग प्रश्नों के उत्तर देने में रुचि न रखते हो, ये भी हो सकता है, ये भी इसका दोष है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? इस विधि में अनेक व्यक्तियों के विचार जाने जा सकते हैं, ये इसकी विशेषता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि जिस पर आधारित है वह है। निचली कक्षाओं का मतलब कक्षा 1 से 5 आपका। ठीक है, वो देखो, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि जिस पर आधारित है वह है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। या ऑप्शन डी, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार जो शिक्षण है ना, जो शिक्षण की खेल विधि है वो उसके ऊपर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा? कौन सा लक्षण बहिमुखी लक्षण का, देखो कौन सा लक्षण बहिमुखी व्यक्तित्व का नहीं है? जो बहिमुखी, अंतर्मुखी, बहुमुखी ये थे ना, तो कौन सा नहीं है? देखो, मिलनसार ये तो बहिमुखी का है, नेतृत्व शक्ति ये भी है, आक्रामक स्वभाव ये भी है, ये 3 तो बहिमुखी के विशेषताएं हैं। ठीक है, दीवा सौपन देखने वाला ये अंतर्मुखी का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ये बहिमुखी व्यक्तित्व का नहीं है, ये है अंतर्मुखी का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 27 क्या आपका, कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है? परिवार में गरीबी ये तो है, स्नेह का अभाव ये भी है, ये कारक इसका, पारिवारिक क्लेश ये भी है। इन तीनों से जो मानसिक स्वास्थ्य है ना बच्चे का वो प्रभावित होता है। कक्षा में नींद आना ये नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ये मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 28 का, यह प्रेरणात्मक होती है, ये तो है ऑप्शन ए, तो ठीक है। यह हमारे व्यवहार का आधार होती है, बिल्कुल ये भी है। यह अस्थायी होती है, अभिव्यक्ति कभी अस्थायी नहीं होती, वो स्थायी होती है। जो किसी भी का जो आचरण होता है ना वो स्थायी होता है, वो बदलने वाला नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हमें ये अस्थायी नहीं होती, यह स्थायी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियों जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध बालक के, देखो एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियाँ जिसमें कल्पना शक्ति हो गई आपकी, बुद्धि होगी, निर्णय लेने की क्षमता होगी आदि, ये संबंध है ना बच्चे के शारीरिक विकास से संबंध है, सामाजिक विकास से संबंध है, सर्वांगीण विकास से है। ये है आपके ऑप्शन नंबर डी, मानसिक विकास से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जो मानसिक क्रियाएं हैं ना उसमें कल्पना शक्ति होगी, बुद्धि होगी, निर्णय लेने की क्षमता होगी, ये आपकी होगी मानसिक विकास से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, ये आपका बाल मनोविज्ञान का जो अंतिम प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, उपचारात्मक विधि का प्रयोग जिनके लिए किया जाता है वे हैं, जो उपचारात्मक विधि है ना इसका प्रयोग हम कैसे बच्चों के लिए करते हैं?
ऑप्शन ए सामान्य बच्चे, ऑप्शन बी समस्यात्मक बच्चे, या सी सामान्य तथा समस्यात्मक बच्चे, या डी प्रतिभाशाली बच्चे। तो उपचार तो उन्हीं का करेंगे जो समस्याग्रस्त होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, समस्यात्मक बच्चे। ठीक है, तो आपका बाल मनोविज्ञान और शिक्षण से संबंधित जो 30% का जो मॉक टेस्ट था ना, वो आज का पूरा हुआ। अब हम करेंगे हिंदी का। ठीक है, तो हिंदी का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। तो इसमें दे रखा है हिंदी में, हिंदी आपकी ना 20 नंबर की आएगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहीं से आपके नंबर बढ़ेंगे। तो हिंदी में ये लगा लो 20 में से आप 19 लेने की कोशिश करना, 19 से नीचे नहीं आने चाहिए। तो नंबर इंक्रीज आपकी हिंदी और पेडागोजी ये दोनों चीज़ें करेंगी। और ये 60 और 20 80 नंबर को कवर करते हैं ये दोनों चीज़ें, इसलिए आप ध्यान से कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें, क्योंकि ऐसे ही मॉक टेस्ट हम रोज़ाना लेके आएंगे जब तक आपका एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम आ गया ना आपका 22 से 28 के बीच में फरवरी में। तो आप चलो ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखो, जो प्रत्यय है ना, प्रत्यय वो हमेशा पीछे लगेगा। ठीक है, शब्द के पीछे लगेगा, और जो उपसर्ग है वो आगे लगेगा। इस बात का आपको ध्यान देना है। तो घुमक्कड़, घुमक्कड़ में है ना ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अकड़ प्रत्यय ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है भाई स्वच्छंद में? कीजिए। ऑप्शन ए विसर्ग, बी गुण, सी व्यंजन, या डी दीर्घ। देखो, इसको तोड़ के देख लो शब्द को, स्वच्छंद को। स्व जमा छंद, बच गया क्या? च। च क्या होता है? व्यंजन, यानी कि यह है आपकी व्यंजन संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। अड़े का उच्चारण स्थान होता है, बोल के देखो कैसे होगा। मूर्धन्य भी नहीं है, कंठ तालव्य भी नहीं, कंठोष्ठ्य भी नहीं है, तो इसका हो जाएगा नासिक्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का नासिक्य। ये जितने भी हिंदी के हम प्रश्न कर रहे हैं ना, ये सारे आपके प्रीवियस जो एग्जाम हुए ना, केवीएस के हुए, डीएसएसबी के, रीट के, यूपी टेट के, इन सभी में आए हुए हैं, वहीं से हमने इन प्रश्नों को लिया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान से कीजिए। ये फिर भी दोबारा भी रिपीट हो सकते हैं, और रिपीट होते हैं प्रश्न, हमें बहुत बार रिपीट होते हैं प्रश्न, तो इसलिए आप इन्हें ध्यान से कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। समास का विलोम क्या होगा? समास का विलोम क्या होगा भाई? ऑप्शन ए व्यास, बी समस्या, सी शास्त्रिक, या डी समासिक। तो जो समास का विलोम है ना, वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, व्यास। ठीक है, जो समास है उसका जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा व्यास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? ये आपके 3 विशेषण है, परिणाम बोधक, सर्वनामिक, गुणवाचक। तो ये आपका हो जाएगा परिमाण बोधक विशेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। शून्य शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तत्सम रूप क्या होगा भाई शून्य शब्द का? ऑप्शन ए, बी, सी, या डी। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शून्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। आँख की किरकिरी होने का अर्थ है, ये मुहावरा आँख की किरकिरी होना, तो होता है आपका अप्रिय लगना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। हमने है ना शुद्ध शब्द निकालना, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, या डी। चलो कीजिए। ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, या डी सही होगा। तो इसमें आपका सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुग्रहित। ये ऑप्शन नंबर बी, ये शब्द है ना, ये सही है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 39। जो इनमें से ना पैतृक शब्द लिखा हुआ है, तो कौन सा इसमें से शुद्ध शब्द होगा पैतृक वाले में? निकालिए। ऑप्शन ए, बी, सी, या डी। तो ये होगा आपका
ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपका शुद्ध शब्द है पैतृक। तो देखो क्वेश्चन नंबर 40 है, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा? बोल के देख लिया करो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो बोल के देख लो। तो श, तो ये होगा आपका तालु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जो श ध्वनि है ना आपकी, वो होती है तालु। अगला है अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। जो आपका अत्यंत शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है? अभी बताया था ना, प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अति उपसर्ग है इसमें, अत्यंत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। उपत्यका का अर्थ है। तो उपत्यका का क्या अर्थ है अभी? ऑप्शन ए, बी या सी या डी? देखो ऑप्शन ए है आपका, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। बी, पर्वत के पास की भूमि। सी, पर्वत का शिखर। या डी, प्राणियों के पेट का एक अंग। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पर्वत के पास की भूमि है ना, उसको हम कहते हैं उपत्यका। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। जो मौखिक अभिव्यक्ति है ना, उसका कौन सा रूप है? शुद्ध वर्तनी, ये तो नहीं है, ये तो लिखने का है। श्रुत लेख, ये भी नहीं है। आशु भाषण, ये है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं भाई? ऑप्शन ए 15, बी 18, सी 22 या डी 25। तो हिंदी भाषा में बोलियां है ना, वो हैं आपकी, कितनी बोलियां हैं भाई बताओ? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 18 आपका है ये, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। हमने क्या निकालना है? मूल शब्द और प्रत्यय दोनों निकालना है सामाजिक शब्द में। देखो ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी? अभी बताया था ना, उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है, ये बात आपको ध्यान रखनी। तो आपका सही आंसर है ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाज जमाइक। ठीक है, ये इसका विग्रह हो जाएगा। देखो समाज, तो ये हो गया आपका मूल शब्द, और इक इसके पीछे लगा हुआ प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर सी 45 का सही हो जाएगा, सामाजिक। ठीक है, समाज जमा इक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। अकाल का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए दुर्भिक्ष, बी अंधियारा, सी अपरिहाय या डी अक्षत। अकाल, अकाल पड़ जाता ना, पश्चिम बंगाल में पड़ा था 1905 में। तो अकाल का पर्यायवाची शब्द होगा दुर्भिक्ष। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य ढूंढना हमें। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका, अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। बी, क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। सी, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। डी, छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं। देखो मिश्र वाक्य कौन सा? पहले तो ये समझो आप, मिश्र वाक्य में हमेशा की, जो दो शब्द होंगे ना उनके बीच में लगा हुआ मिलेगा आपको, ये उसकी पहचान है। कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, यदि, यद्यपि, अगर, तो, जहाँ, ये शब्द अगर बीच में लगे हो ना तो वो समझ लेना आप मिश्र वाक्य है। तो इसमें कहाँ लगा हुआ है? ये लगा होगा ऑप्शन नंबर सी में, ये की लगा हो ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अनाहुत, बी अप्रत्याशित, सी प्रत्याशा या डी अप्रिमेय। जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो होता है आपका अप्रत्याशित। ठीक है, अप्रत्याशित ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वो वाच्य बताना हमने।
तो कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? देखो, तो कौन सा सही आंसर होगा आपका इसमें से? ये होगा आपका जो मुझसे उठा नहीं गया, ये भाव बता रहा है, ठीक है। और भाववाच्य कौन सा होता है? जो क्रिया वाक्य के कर्ता या क्रम के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होगी। जिसमें जो क्रिया होती है ना, वो क्या होती है? कर्ता और क्रम के अनुसार नहीं होगी, उसमें वो भाव के अनुसार होगी। तो हो गया आपकी भाववाच्य। तो मुझसे उठा नहीं गया, ये होगी आपकी ऑप्शन नंबर बी, भाववाच्य, ठीक है। आपका अंतिम प्रश्न है, निष्कपट शब्द की संधि विच्छेद करनी है हमने। तो निष्कपट में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो निष्कपट में ना आपकी विसर्ग संधि है। तो विसर्ग कहाँ लगे हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए में, नी जमा कपट, ये आपकी निष्कपट संधि है, ठीक है। ये आपके 50 मॉक टेस्ट था ना, वो पूरा हो गया। 50 प्रश्नों का मॉक टेस्ट था आपका, जिसमें 30 थे आपके बाल मनोविज्ञान और शिक्षण के, और 20 प्रश्न थे वो आपके हिंदी के, ठीक है। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हम ऐसे ही मॉक टेस्ट अब प्रतिदिन लेके आएंगे, जो कि आपके KVS PRT और TGT के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।